अनबैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास में हमने बैलेंस फोर्स के बारे में क्या पढ़ा था कि ये ऐसा फोर्स होगा जो आपके बॉडी को मूव नहीं करा पाएगा, क्योंकि दोनों साइड से अगर हम बराबर फोर्स दे रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट को तो वो दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। द नेट फोर्स या द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसलिए बॉडी जो रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे ही रहेगी और बॉडी जो मोशन में थी वो मोशन में ही रहेगी जब तक आप बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और अनबैलेंस का मतलब क्या था कि दोनों साइड से अनइक्वल फोर्स लग रहा है उस बॉडी को, तो उसका नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ होगा। और जिस डायरेक्शन पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन पे आपका बॉडी मूव करेगा। राइट, तो अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन लिखना था हमें आज, तो वहीं से चालू करते हैं। चलो हेडिंग डाल लो, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, उसका डेफिनेशन लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स का। लिखना, if a number of forces acting on a body, unbalanced force का definition लिखवा रहा हूं मैं। if a number of forces acting on a body produce an acceleration in the body, produce an acceleration in the body, produce an acceleration in the body, comma, then the forces acting are called unbalanced forces. Then the forces acting are called unbalanced forces. Then the forces acting are called unbalanced forces. ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया, आपने बैलेंस लगाया तो जो आपका रेस्ट पे था वो रेस्ट पे ही रहेगा आगे। ठीक है, अगर आपका बैलेंस फोर्स लगा है तो, और अगर आपने इसी बॉडी पे एक अनबैलेंस फोर्स लगाया, लेट्स से यहाँ से 10 न्यूटन और यहाँ पे आपका 8 न्यूटन, तो अब आपकी बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगी, इट विल बी इन मोशन, और मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। और अगर कोई बॉडी मोशन में है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेटेड बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, ओके। नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट में एक पॉइंट लिखना। When balanced forces act on a body, when balanced forces act on a body, when balanced forces act on a body, the acceleration of the body is zero. The acceleration on the body is zero. The acceleration on the body is zero. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात हो गई हमारे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर के दूसरे पार्ट में, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। एंड डाल लो, लॉज ऑफ मोशन। दिस लॉज वर गिवन बाय न्यूटन, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जिसका एक लॉ, फर्स्ट लॉ जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, एक बॉडी मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, until and unless an external unbalanced force is applied on it. ठीक है, जब तक कि एक अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी में अप्लाई नहीं होगा, एक रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे रहेगी, एक मोशन वाली बॉडी मोशन में रहेगी। यही आपका फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, पहला इतना हेडिंग डालना नीचे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप लोग के लिए टास्क दे रहा हूं मैं। लॉ के पहले एक दो पेज पे ना कुछ एक एक्टिविटी दी है, गैलीलियो जो किए थे एक्टिविटी, पेज नंबर 116 एंड 117। ये आप लोग ना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रीड करके आओगे पूरा एक्टिविटी, ठीक है। मैं पूछूंगा कि इस एक्टिविटी का क्या मतलब है। एक कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, बॉल को एक प्लैंक से फेंक रहे थे, है ना, स्लाइड कर रहे थे, तो वो देख रहे थे कि बॉल कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो वो एक्टिविटी आप लोग पढ़ोगे पूरा, पेज नंबर 116 एंड 117। ये दो पेज रीड करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है डालनी है सर। ओके, चलो इसमें लिखना लॉ का स्टेटमेंट लिखना, और ये स्टेटमेंट जैसा दिया है, जैसा लिखा है वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट में कोई भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में बी स्टेटेड एज न्यूटन्स एपिस्ट्रॉफी एस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में बी स्टेटेड एज, may be stated as, may be stated as, may be stated as, okay, अब इन्वर्टेड कॉमास लगा के इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट लिखना। a body at rest, a body at rest will remain at rest, will remain at rest, and a body in motion will remain in uniform motion, will remain in uniform motion unless an unbalanced force, acts on it. To change its state of rest or of uniform motion. ये आपका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, एंड इट हैज टू बी रिटन लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये तो क्लियर लाइन समझ में आ रही ना, एक बॉडी जो रेस्ट में, वो रेस्ट में रहेगी। चेंज इट्स स्टेट, एक बॉडी अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, एक बॉडी अगर मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ये पेन एक स्पीड से चल रहा है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि आप बाहर से एक फोर्स नहीं लगाओगे, समझ रहे हैं? इसलिए यूनिफॉर्म मोशन वर्ड यूज किया, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आपने कोई फोर्स लगाया, मान लो आपने धक्का दिया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तब वो यूनिफॉर्म नहीं रहा। अगर आपने उसको रोकने की कोशिश की तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहा। दोनों ही केस में आप फोर्स लगा रहे हो, नहीं लगाओगे तो जितनी वेलोसिटी से वो चल रही है वो चलती रहेगी अनंत काल तक, जब तक आप उसमें फोर्स नहीं लगाओगे। समझ में आ रहा है? आपने उसको आके और धक्का दे दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपने उसको रोकने की कोशिश की तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तब वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी? अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और जब वो अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर देगा। टू चेंज इट्स स्टेट
ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज कर देगा। मतलब जो बॉडी रेस्ट पे थी अब फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट पे नहीं रहेगी, या जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी फोर्स लगाने के बाद अब वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? तो लास्ट लाइन तक मतलब क्लियर है सबको? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो चीजें ऊपर बोले ना अपन, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वही चीजें बताना है, उसको अब चेंज करना है क्योंकि हम एक अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है स्टेटमेंट सबको? हाँ ठीक है। इसी में ना एक हेडिंग सबहेड डालना, इनर्शिया। इनर्शिया, चलो बीच में अगले पेज में देखो। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? अब देखो इनर्शिया का मतलब क्या होता है पहले मैं समझा रहा हूं, बाद में मैं इसको लिखवा दूंगा, ठीक है? देखो इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। अब वो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? वो प्रॉपर्टी उस बॉडी के स्टेट, अभी जो उस बॉडी का जो स्टेट है उस स्टेट को चेंज होने से ना रेजिस्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन अभी रेस्ट पे है ना, अब इसको मोशन में लाएगा ना तो मोशन को ये रेजिस्ट करेगा। पेन रेजिस्ट मतलब रोकेगा, रुकावट बनेगा। जैसे कोई भी चीज अगर कोई भारी है उसको आप जब मूव करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि वो भारी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होना चाहती है। इनर्शिया इसके अंदर, इनर्शिया का मतलब होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट अपोजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जैसे पंखे को मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो तुरंत नहीं रुकता ना, वो कुछ देर तक घूमता है फिर जाके रुकता है, क्योंकि तुरंत वो मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता। इट विल रेजिस्ट, राइट? बट रेजिस्ट करके अगर अपन ज्यादा ही फोर्स लगा के बंद कर दिए बटन तो अल्टीमेटली बंद हो गई। एक बड़ी सी केबल को आप खिसकाने में बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी तो पहले वो रेजिस्ट करेगा, बट एक बार खिसक गई तो फिर वो जल्दी जल्दी खिसकती है। फर्स्ट टाइम आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको मूव कराने के लिए, मतलब वो अपोज कर रही है। एक और एग्जांपल समझो, जैसे एक बस में खड़े हैं अपन, राइट? एक बस अभी खड़ी है, अभी निकलना चालू नहीं करी है, वो बस खड़ी है और आप ऐसे पकड़ के खड़े हो, सीट नहीं मिली तो ऐसे पकड़ के खड़े रहोगे और क्या करोगे ना। अब जैसे ही वो बस अचानक से चालू हुई तो अब क्या होगा देखो आपके साथ, आप ऐसे स्टैंड स्ट्रेट नहीं खड़े रहोगे, आप कुछ ना कुछ आपका मूवमेंट होगा। अब जनरली क्या होता है, अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा क्या होता है, ठीक है? पर उसको अगर अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में समझेंगे ना तो आप समझ जाओगे क्या होगा। अभी तक बस रेस्ट में थी, आपका पैर बस के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, बट आपकी जो अपर बॉडी है वो ऊपर है, वो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है? आप ऐसे खड़े हो, जैसे ही बस आगे बढ़ी, बस का नीचे वाला पार्ट आगे गया तो क्या होगा, आपका ये पैर तो तुरंत मोशन में आ गया पर आपका अपर बॉडी अभी भी पीछे जगह नहीं है। मतलब इस केस में यू विल लीन बैकवर्ड। जब बस अचानक से रेस्ट से मोशन में आएगी ना तो आपकी बॉडी पीछे हो जाती है। ऑब्जर्व किए इसको कभी? ये वाला जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रेक लगता है तो अपन आगे चले जाते हैं, ये तो किया ऑब्जर्व। अब ब्रेक लगा तो क्या हुआ, गाड़ी तो तुरंत रुक गई, आपका पैर गाड़ी के साथ टच में है तो पैर भी रुक गया, बट अपर बॉडी अभी भी मोशन में है, इसलिए आपकी बॉडी आगे जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब पहले वाले केस में क्या हुआ, जो बॉडी आपका अपर पार्ट पहले रेस्ट पे था, अब वो तुरंत मोशन में आने के लिए थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, इसके पीछे हो गया, तुरंत मोशन में नहीं आ पाया। पैर तुरंत मोशन में क्यों आ गए? क्योंकि वो अटैच थे बस से, लेग्स वर इन कॉन्टैक्ट विद बस। जैसी बस आगे बढ़ी आपका पैर बस के साथ आगे चला गया और आपकी अपर बॉडी पीछे रह गई क्योंकि वो रेजिस्ट कर रही थी, इनर्शिया। और जब गाड़ी रुकी तो आप अचानक से आगे आ गए, पैर पीछे ही है और आपकी अपर बॉडी आगे आगे, अब आगे आ रही तो आप अकेले तो ऊपर वाली बॉडी आगे नहीं जाएगी ना, तो आप फिर आगे पूरा आ जाते हो। अब ऐसा मेरा सब पैर भी तो आगे आया ना, ऑब्वियसली पैर आगे आएगा, ऊपर की बॉडी अलग निकल के थोड़ा चली जाएगी। अगर आपका अपर बॉडी आगे जा रहा है तो अल्टीमेटली लोअर बॉडी भी आगे जाएगा। बट स्टार्ट कहां से हुआ? अपर बॉडी से। क्यों हुआ? रेस्ट पे तुरंत बस आ गई, बस के साथ आपका पैर रेस्ट पे आ गया, बट अपर बॉडी अभी भी आगे जाना चाहती है, आगे जाना चाहती है, राइट? तो इसलिए वो आगे चलेगी, इनर्शिया। हाँ
इनर्शिया हर बॉडी में होगा, वो आप उसको हटा नहीं सकते इनर्शिया को, ठीक है, इनर्शिया को हटा नहीं सकते, ठीक है। एक और एग्जांपल समझो, कभी चलती हुई बस से उतरे हैं या चलती हुई ट्रेन से किसी को उतरते हुए देखे हैं, तो उतरते समय वो आदमी कैसे उतरता है, देखिए कभी ट्रेन से जब उतरता है तो भागते हुए उतरता है वो। तो अगर ट्रेन चल रही है ऐसे, तो ट्रेन से उतरता जब है ना, तो जिस जिस तरफ ट्रेन जा रही है, मान लो ट्रेन इधर जा रही है और मैं उतर रहा हूँ ट्रेन से, तो मैं ट्रेन से उतरते साथ इधर भागूंगा जिस तरफ ट्रेन जा रही है। अब ऐसा क्यों करते हैं पर? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो पहले देखते हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ट्रेन चल रही है, ठीक है, आप जैसे ट्रेन से कूदे बाहर, आप जैसे नीचे आए, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो आपका लोअर बॉडी तुरंत रेस्ट पे आ जाएगा, बट अपर बॉडी अभी भी मोशन में है, आप मुंह के बल नीचे गिरोगे, कभी भी पीठ के बल नीचे नहीं गिरेंगे, हमेशा ऐसे उतरते समय हम मुंह के बल नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा अपर बॉडी अभी भी मोशन में है, और किस तरफ मोशन में? उसी तरफ मोशन में है, तो ये आगे जाके नीचे गिर जाएगा। तो अगर दौड़ते हुए नीचे नहीं उतरे और सिर्फ उतर के ऐसा आगे नीचे, तो आप डेफिनेटली मुंह के बल नीचे गिरोगे। अब उसको रोकने के लिए अपन भागते उतरते, तो क्या होगा, जैसे आप उतरे तो आप उतरते साथ भागोगे ना, तो आपका पैर भी मोशन में है, अपर बॉडी मोशन में है, तो आप भागोगे उससे डायरेक्ट, गिरोगे इनर्शिया के कारण। समझ में आ रहा है? तो जस्ट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, हम उसी डायरेक्शन में भागते हुए उतरते हैं जिस डायरेक्शन पे ट्रेन या बस चल रही होती है। समझ रहे हैं? ताकि आप गिर ना जाओ, क्योंकि आप जैसे ही नीचे आए ना, तो आपका लोअर बॉडी तुरंत रेस्ट पे आ गया, बट अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में आने के लिए रेजिस्ट करेगा, तो वो अभी भी मोशन में रहेगा, मोशन में रहेगा तो ये गया नीचे आगे, ये नीचे यहाँ पे है और ये आगे जा रहा है, मतलब गिरने ही वाले। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। कारपेट जानते हैं ना, कारपेट या पैर पोस्ट ले लो, जिसमें अपन पैर पोछ के अंदर आते हैं ना, उसको कभी ऐसे टंगा देना ऊपर, उसको साफ कैसे करते बता रहा हूँ मैं आपको ना, उसको ऐसे टंगा देना और उसमें जोर जोर से स्टिक मारना लकड़ी, तो क्या होगा, जैसे ही आप स्टिक मारोगे ना, तो वो स्टिक के फोर्स से आपका पैर पोस्ट पीछे चला जाएगा, पीछे जाएगा ना, मारोगे तो, राइट। पर जो डस्ट उसमें लगा था वो तो रेस्ट पे था ना, तो वो वही रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, डस्ट निकल गया वहां, फिर वापस आएगा, फिर मारे, पीछे गया, डस्ट तो रेस्ट पे था, तो डस्ट रेजिस्ट करेगा, वही रह जाएगा, पीछे आ जाएगा। समझ रहे हैं? पेड़ को हिलाते हैं कभी तो पत्तियां गिरती है ना, पेड़ रेस्ट पे था, आपने जैसे ही पेड़ को हिलाया पूरा पेड़ मोशन में आया, बट पत्ती जो थी वो अभी भी रेस्ट पे थी, तो वो वही रह जाएगी, और अगर पूरा पेड़ हिलेगा तो पत्ती की जो ट्रिग है वो टूट जाएगी, तो पत्तियां टूट जाती है, फ्रूट्स टूट जाते हैं और गिर जाते हैं अगर आप पेड़ को हिलाते हो तो। हाँ, कौन कौन कैच कर लेता है? सर पर्दा, हाँ, सर पर्दा ऐसे लगा रहेगा तो लोग तेजी से बोलने आपको तो कैच कर लेते हैं। पर्दा कैसे कैच करेगा वो? नहीं सर, मतलब नहीं सर, दूसरा की और फिर धीरे धीरे निकल जाती है, ऐसे अचानक से पीछे भी आती है। नहीं, थोड़ा तो पीछे जाएगा ना, अगर आपने जोर से फेंका होगा, हाँ, तो बस वो पीछे चला गया, और क्या चाहिए? नहीं सर, उसका उसमें इसमें ऐसा कुछ इनर्शिया नहीं है, जो आपने अभी किया ना, इनर्शिया है उस बॉडी में, तो पीछे गई और वापस पोजीशन पे आ गई, और इसमें इनर्शिया का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या हो रहा है इस चीज में, वो क्या रहा है, आपने देखा वो फोर्स के कारण पीछे गई, वापस आ गई, तो क्या हो रहा है, इनर्शिया का क्या रोल है? ठीक है, एक एग्जांपल और सुनो, कभी देखिए गाड़ी में ऊपर लगेज बांधते हैं ना, तो लगेज क्यों बांधते हैं? क्यों गिरेगा, तो रखा हुआ है ना, गाड़ी जैसे ही ब्रेक लगाई तो क्या हुआ, लगेज का जो पार्ट, जैसे मान लो इतना बड़ा लगेज है, तो लगेज का नीचे वाला पार्ट बस के साथ है, पर अपर वाला पार्ट तो अभी भी मोशन में होगा, तो ये खिसक के आगे चला जाएगा। तो जस्ट टू सेव दैट लगेज फ्रॉम बीइंग फॉलिंग, हम ऊपर उसको बांध के रखते। समझ गए? आगे गिरेगा ना, पीछे नहीं गिरता, पीछे भी तो गिर सकता था, पर आगे क्यों गिरा, क्योंकि बस आगे जा रही थी, मतलब अभी भी वो लगेज का अपर पार्ट मोशन में है, बट क्योंकि बस रेस्ट पे आ गई तो लोअर पार्ट रेस्ट पे है, बट अपर पार्ट के कारण पूरा लगेज खिसक के आगे जाके गिर जाएगा। अगर हम लोग बस में फ्लोर पे लेट जाए तो ऐसा नहीं होगा।
हाँ नहीं, उनकी आपकी पूरी बॉडी कांटेक्ट में आ गई ना बस के। अब बस रुकी तो आपकी पूरी बॉडी एक साथ रुक रही है। अभी खड़े थे तो क्या हो रहा था, पैर रुक गए थे, बट अपर बॉडी वाज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद बस। अपर बॉडी अभी भी मोशन में थी, इसलिए आप आगे गए, बस रुकी तो। और बस चली तो नीचे वाला रेस्ट पे था, वो तुरंत मोशन में चला गया, बट आपका अपर बॉडी अभी भी रेस्ट पे, तो लीन फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड। जाएंगे ना आगे, लेटने में नहीं जाएंगे। अब वो अलग बात है कि अगर एकदम ज्यादा फोर्स के साथ रुका तो आप आगे जा सकते हो, ठीक है, बट अगर मैं खड़ा हूं, अगर हल्का सा भी ब्रेक लगाना तो डेफिनेटली अपर बॉडी आगे जाएगी, ठीक है। चलो, तो इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी चीज के चेंज को अपोज करती है। अच्छा, डायरेक्शन के लिए भी होता है। आप जैसे कार में जा रहे हो, ठीक है, और कार ने एक टर्न लिया लेफ्ट साइड में, तो आपकी बॉडी किस तरफ, राइट साइड में बेंड होती है। कभी ऑब्जर्व किए, कभी कार में जैसे गया और अचानक से मैंने, अगर फॉर एग्जांपल मैंने लेफ्ट टर्न किया, तो आपकी बॉडी राइट की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का अभी भी टेंडेंसी सीधा जाने का, पर आप क्योंकि इधर चलेगा तो आपकी बॉडी इधर ही है, इसलिए आपको लगता है कि आप राइट की तरफ लीन हो रहे हैं। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगी, इट विल अपोज मोशन। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, इट विल अपोज रेस्ट। और अगर वो डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है तो इट विल अपोज द चेंज इन डायरेक्शन। कोई भी चेंज को अपोज करने को अपन इनर्शिया बोलते हैं। मतलब रेस्ट पे तो रेस्ट में रहना चाहिए, यही तो अपना लॉ भी था। देखो, एक बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट में रहना चाहिए, एक बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए। पर अगर आपने बाहर से एक फोर्स लगा दिया तो वो चेंज करेगी, बट चेंज करते करते समय वो एक अपोजिशन भी देगी, और उसी अपोजिशन को हम इनर्शिया बोलते हैं। समझ रहा है? अब लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं अपन, क्योंकि अपन इसमें इनर्शिया वर्ड पढ़ रहे हैं, राइट। अब एक और चीज समझो, इनर्शिया का मास से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मास मतलब एक भारी और एक हल्की चीज, दोनों में इनर्शिया अलग अलग होगा, मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसा समझो कि क्या नाम है, अंशुल, या फिर राधिका को ले लेते हैं, राधिका ज्यादा पसंद है, ठीक है, राधिका ज्यादा पसंद है। राधिका और मैं दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हम दोनों दौड़ते हुए आ रहे हैं। पहले मतलब ये क्या नाम है, अभिनव, अभिनव रुका है। मतलब कभी देखो ना 100 मीटर की रेस होती तो सब एक साथ दौड़ के आते, तो उनको पकड़ने के लिए यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं। ये देखिए, कभी फिनिशिंग लाइन के पास लोग रहते हैं उनको रोकने के लिए कि वो बहुत के आगे ना बढ़ जाए। मतलब मेरे स्कूल में जहाँ ग्राउंड था ना, क्रिकेट ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, उसके लास्ट में ना नाली थी, ठीक है। मतलब उसकी जो 100 मीटर की, जो 200 मीटर की रेस होती थी ना, तो वहां पे फिनिशिंग लाइन के पास में मतलब हार्डली 8-10 मीटर के बाद एक नाला था, नाली की जो भी, ठीक है। तो अगर वो कोई आदमी वहां से दौड़ते हुए आ रहा है, यहाँ लोग रुकने के लिए नहीं रुके उसके, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो जाके नाली में गिर जाएगा। वो रुकना चाह रहा है, थोड़ा कोई चाहेगा कि जाके मैं नाली में गिर जाऊं। वो आदमी पर इतनी दूर से दौड़ते हुए आ रहा है कि वो रुक नहीं पाएगा। इनर्शिया, वो रुक नहीं पाएगा, वो चाहेगा भी रुकना तो नहीं रुक पाएगा। आप देखो ना, बैट्समैन जब रन के लिए भागते हैं तो वो तुरंत बस क्रीज पे आके नहीं रुकते, वो और आगे भाग जाते हैं, ठीक है ना, वो कीपर तक पहुंच जाते हैं पीछे तक, क्योंकि वो इतना दूर से दौड़ते जा रहे हैं कि वो अपने आप को तुरंत नहीं रोक पाते। बिकॉज ऑफ जस्ट इनर्शिया वो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपकी गाड़ी ब्रेक मारने में तुरंत नहीं रुकती ना, थोड़ा आगे जाके रुकती है, ये सब इनर्शिया है, ठीक है। तो अब मैं भी भाग के आया, राधिका ही भाग के आई, तो मेरे अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि मेरा मास ज्यादा है। तो मुझे रोकने के लिए अभिनव को फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अभिनव इसको ऐसे ही रोक लेगा, बट मुझे रोकने के लिए अभिनव भी पीछे भागेगा, तो हम दोनों नाली में गिर सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा ना, वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा मोशन से रेस्ट में आने के लिए या रेस्ट से मोशन में जाने के लिए। अब हम दोनों खड़े हैं यहाँ पे, मैं और राधिका, आके अभिनव हम लोग को हिला रहा है, तो राधिका को ऐसा धक्का देगा, राधिका हिल जाएगी, ठीक है। बट मुझे थोड़ा उसको और ज्यादा फोर्स देके मुझे मूव कराना पड़ेगा, समझ रहे ना इनर्शिया। मतलब मेरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और राधिका का इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमारे मास पे डिपेंड करेगा कि हम कितना रेजिस्ट कर रहे हैं। Am I clear? So inertia is directly proportional to mass. A heavier object will have more inertia than a lighter object. Clear है? चलो, तो inertia हेडिंग डाल दिए सब। तो inertia समझ गए, inertia is not a
फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन नहीं होगा। इनर्शिया कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनर्शिया एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है जो हर बॉडी में होती है। ठीक है, आप बस इतना बोल सकते हो कि हाँ इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मास। आप बोल सकते हो कि हाँ मास किसका ज्यादा है उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, बट देयर इज नो वेल डिफाइंड इक्वेशन कि I इज इक्वल्स टू m, ऐसा कुछ कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ओके, तो लिखो नीचे इनर्शिया का डेफिनेशन लिखना। Newton's first law of motion is also called Newton's first law of motion is also called Newton's first law of motion is also called जयती, काव्य और दर्शना समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो। Newton's first law of motion is also called law of inertia. Law of inertia. Law of inertia. वीडियो जो मैं आपको बोला ना एक्सपेरिमेंट पढ़ना करके, उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो उसका मतलब लिखो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी टेंडेंसी एक ही मतलब है। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी मतलब आदत होता है ना, उसकी टेंडेंसी है लेट आने की। The tendency of a body to oppose any change, the tendency of a body to oppose any change in its state of rest, in its state of rest or of uniform motion, or of uniform motion. Any change in its state of rest, oppose any change in its state of rest or of uniform motion is called inertia of the body. Is called inertia of the body. Is called inertia of the body. ठीक है, मतलब कोई भी परिवर्तन, चेंज मतलब परिवर्तन हो गया ना, उससे हम घबराते हैं। समझ रहे? आपको आज बोल दे कि कल आप किस स्कूल में पढ़ रहे थे, उसको ना तो क्या कोई और स्कूल में डाल देंगे, तो आप रो गाओगे ना, नहीं नहीं मैं यही पढ़ूंगा यही पढ़ूंगी, रजिस्ट करोगे ना, वो भी एक तरह का इनर्शिया है। मतलब आप चेंज को, एक बदलाव को हर कोई अपोज करना चाहता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, inertia is of three types. Inertia is of three types. है? आगे लाइन में लिखना भाई, डेफिनेशन हो गई ना, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज। हाँ, inertia is of three types. फर्स्ट लिखना inertia of rest. Inertia of rest. जब बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे है और वो रेस्ट से मोशन को अपोज करे तो उसको अपन इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो उसका डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, the resistance offered by a body to change its state of rest, to change its state of rest, to change its state of rest is called inertia of rest. Is called inertia of rest. तो मैंने जो दो बस का एग्जांपल बताया ना, एक लीनिंग बैकवर्ड और एक लीनिंग फॉरवर्ड, दोनों एग्जांपल समझ में आ गया था ना। एक बार बस
रेस्ट से मोशन में आई तो आप पीछे गए, और एक बार मोशन से रेस्ट में आई तो आप आगे आए। तो इस वाले के लिए कौन सा एग्जाम्पल फिट बैठेगा? ये वाला मतलब क्या होगा? ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगा तो मोशन से रेस्ट में आई ना, तो मोशन को अपोज कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में रेस्ट से मोशन में आया मतलब जर्क बैकवर्ड लगा, वो आपका होगा इसके लिए एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है ना? मतलब पहले से बॉडी रेस्ट पे है और आप उसको मूव कराना चाह रहे हो तो वो रेजिस्ट करेगी। वो कारपेट वाला एग्जांपल भी इसी का ही है। कारपेट रेस्ट पे था, ऐसे लटक रहा था कारपेट, आपने स्टिक से जब मारा तब वो मोशन में आया ना, तो वो तो मोशन में आ गया, बट डस्ट अभी भी रेस्ट पे था, इसलिए वही रह गया, नीचे आ गया। समझिए? तो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं नीचे। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल लिखना, बोलूं? यस सर, बोलो सर। ठीक है। When a bus starts suddenly, when a bus starts suddenly, when a bus starts suddenly, comma, a passenger standing casually, a passenger standing casually, a passenger standing casually, casually मतलब समझते हो? ऐसा ऐसे ही। नॉर्मल, रैंडम, कैजुअली ना, CASUALLY, अ पैसेंजर स्टैंडिंग कैजुअली। आप बोलोगे कि अगर आप ऐसे प्रिपेयर्ड खड़े हो पहले से, ऐसे एकदम ऐसा पकड़ के, है ना, तब फिर नहीं होगे। ये इसका मतलब आप प्रिपेयर्ड हो, यू आर नॉट कैजुअल, राइट? ये हो गया इनर्शिया को चकमा देना, ठीक है? हाँ, इसलिए कैजुअली लिखना जरूरी है, ठीक है? अगर एक पर्सन प्रिपेयर्ड खड़ा है ना, वो रुकने वाली है, बस उसको पता है कि मेरा स्टॉप आने वाला है तो बस रुकने वाली है, तो वो सामने पकड़ के खड़ा रहेगा ऐसे, राइट? ताकि वो फॉरवर्ड ना लीन हो, तो वो प्रिपेयर्ड है, कैजुअल नहीं है। हम कैजुअली की बात कर रहे हैं, नॉर्मली, ठीक है? हाँ, तो क्या लिखे? व्हेन अ बस स्टार्ट्स सडनली, कॉमा, अ पैसेंजर स्टैंडिंग कैजुअली experiences a jerk backward, experiences a jerk मतलब झटका, ठीक है? jerk मतलब झटका, experiences a jerk backward, समझ गए? फुल स्टॉप। इसका रीजन लिखते हैं अपन, this happens because, this happens because, this happens because, because the foot, the foot, पैर मतलब, the foot is in contact with the floor, the foot, this happens because the foot is in contact with the floor, the foot is in contact with the floor, full stop, with the floor, full stop, due to frictional force, due to frictional force, due to frictional force, the foot moves along the bus, क्योंकि उसके कांटेक्ट में, due to frictional force, due to frictional force, the foot moves along with the bus, the foot moves along with the bus। पृथ्वी अगर कुछ राइटिंग कुछ स्पेलिंग समझ में आ रही है तो आजू बाजू देख रहे, ठीक है? the foot moves along with the bus, ठीक है? comma, but the upper part of the body, but the upper part of the body, but the upper part of the body, but the upper part of the body which was at rest, which was at rest, but the upper part of the body which was at rest
जो रेस्ट पे थी उसकी अभी भी टेंडेंसी होगी रेस्ट पे रहने की, इसलिए अपर बॉडी पीछे रह जाएगी और लोअर बॉडी आगे चली जाएगी, तो जर्क बैकवर्ड। ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी which was at rest tends to remain at rest. Tends word आपका टेंडेंसी से आया है, tends to remain at rest, but the upper part of the body which was at rest tends to remain at rest. ये हर चीज की प्रॉपर्टी होती है ना, जो रेस्ट में थी उसकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की रहेगी और जो मोशन में थी उसकी टेंडेंसी मोशन में ही रहने की रहेगी। tends to remain at rest. क्या? हाँ बोल सकते हैं, बट उसका कोई टाइप नहीं होता। ठीक है, वो आलस वाला इलेक्शन है। ठीक है, हाँ चलो। The tends to remain at rest. The upper part of the body, therefore, 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 experiences a jerk backward. Experiences a jerk backward. Experiences a jerk backward. कैरम खेल तो कैरम, कैरम तो वो कभी ऐसा फाइल जमाए हो पॉइंट्स का, है ना, और उसमें जोर से अगर आप साइड से मारोगे सिर्फ नीचे वाली गोटी बाहर निकलती है। राइट, देखिए है ना, हाँ वो धीरे से मारोगे तो फंस जाएगा, जोर से मारोगे तो स्ट्राइकर ही बाहर आ जाएगा, है ना। तो वो पूरे पाइल के नीचे वाले कॉइन को अगर आप बहुत फोर्स से मारोगे तो स्ट्राइकर सिर्फ उस लास्ट कॉइन को बाहर निकालता है, बाकी पूरा नीचे आ जाएगा। राइट, यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, इनर्शिया ऑफ ऐसे मोशन हुआ, रेस्ट हुआ ना भाई। पाइल पहले से रेस्ट में था, आपने जब जोर से मारा तो सिर्फ नीचे वाले कांटेक्ट में आए ना, तो वो मोशन में आ गया, और ऊपर वाले अभी भी रेस्ट में रहना चाहेंगे तो वो नीचे आके रेस्ट में। ठीक है, अब थोड़ा सा अनबैलेंस हो तो गिर सकते हैं वो, है ना, और अगर आपने धीरे मारा तो पूरा गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि धीरे मारे ना तो वो मोशन जो कांटेक्ट है वो बहुत देर तक रहा, फास्ट मारे तो कांटेक्ट बहुत कम देर के लिए था, इससे सिर्फ नीचे वाला बाहर आया, बाकी सबके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया। समझ रहे हैं, तो ये भी आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल होगा। देखो ऑलरेडी जो बॉडी रेस्ट पे है ना, वो मोशन में आने के लिए रेजिस्ट करे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगा। कारपेट भी पहले से रेस्ट में था, बस भी पहले से रेस्ट में थी, पाइल ऑफ कॉइन्स भी पहले से रेस्ट में थे, तो सब जो पहले से रेस्ट में है वो मोशन में आने के लिए रेजिस्ट करेंगे, तो इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? The body will have the tendency to remain at rest. पहले भी रेस्ट में थी, अभी भी वो चाहेगी कि वो रेस्ट में रहे, पर आपने उसको मूव करवाया तो मूव होगी, बट विथ सम रेजिस्टेंस। हम भी तो आगे बढ़ेंगे ना, बस ये थोड़ा सा जर्क लगा, मतलब यही मेरा रेजिस्टेंस है, फिर हम वापस ठीक हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे बस के साथ। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लिखना। घर में लिख। अच्छा, और एक एग्जांपल आप लोग शायद एक्टिविटी कभी किए होंगे घर में। एक ग्लास है ना, उसके ऊपर एक पतला सा पेपर या प्लेट या कार्डबोर्ड रख दिए और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिए, आप इसको जोर से बाहर खींचो तो ये कॉइन नीचे गिर जाएगा। जोर से खींचना पड़ेगा, धीरे से खींचे तो कॉइन के साथ में जाएगा, और जोर से खींचे ना तो ये बाहर आ गया, इसकी टेंडेंसी अभी भी रेस्ट की थी। इट इज जस्ट लाइक वो कारपेट पे चिपका हुआ डस्ट, बस ये कि कारपेट ऐसा जा रहा है, हम इसे ऐसा बाहर निकाल रहे हैं सबसे, तो ये नीचे आ जाए। ये भी ट्रिक होता है कैसे दूर से खींचेंगे। ठीक है, एक जन बोलोगे एक बार में तो मैं समझ पाऊंगा, कान भले दो है बट दिमाग तो एक ही है। बोले, तू भी बोले, तीनों एक साथ बोले, तीनों आपस में समझ गए। हाँ बोल।
हाँ बस वो कपड़ा खींचे ऐसा जोर से, सामान वही है, कपड़ा बाहर, करना मत है, डोंट ट्राई दिस एट होम। हाँ वो मैजिक से खींचते हैं। हाँ ठीक। हाँ बोल। हाँ खींचते हैं। वो भी एक है। हाँ क्या बोलते हैं, यार ठीक है। मैं समझ गया, वो छोटे छोटे पिलर्स टाइप का बनाते हैं, यस सर वो डाइस से जो नंबर आएगा आपको उस नंबर को ऐसा उतने उतने ब्लॉक ऑफ वुड आपको निकालने होते हैं उससे। गेम को क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ? रिंगा, ठीक है जो भी। चलो सेकंड एग्जांपल लिखो, एक और कारपेट वाला लिखते हैं। लिखो, फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अ कारपेट, फॉर रिमूविंग डस्ट, फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अ कारपेट, for removing dust from a carpet, comma, we hang the carpet, we hang, लटका देंगे ना, hang, HANG, we hang the carpet and then beat, BEAT, beat it with a stick, beat it with a stick. We hang the carpet and beat it with a stick. Full stop. Due to this, the carpet, due to this, the carpet moves along with the stick. वो तो stick के साथ पीछे जाएगा. Due to this, the carpet moves along the stick. Moves along the stick. Moves along the stick. And the dust particle, and the dust particle, and the dust particle comma, in a tendency to remain at rest, 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 comma, get detached from the carpet. Get detached, detached मतलब जो चिपकी होती वो हट जाएगी. Get detached from the carpet. इस तरीके से आप कारपेट में से डस्ट को डिटैच कर सकते हैं. अटैच का मतलब, अटैच का ऑपोजिट डिटैच. ठीक है, ठीक है. इससे कुछ और एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताना, जैसे वो कार वाला तो वो तो डायरेक्शन वो अलग टाइप का इनर्शिया है. हाँ, एक जो मैंने आपको ट्री वाला बताया ना, ट्री पे भी सारे फ्रूट्स पहले रेस्ट पे थे, आपने हिलाया तो पूरी ट्री मोशन में आ गई, बट फ्रूट वहीं पे थे तो वो वहीं पे रह गए, और ट्विग जैसी हिली तो फ्रूट का ट्विग के साथ कनेक्शन टूट गया, डिटैच होकर नीचे गया. एक एग्जांपल ये भी हो जाएगा. एक एग्जांपल और भी है, जैसे आप बुलेट से अगर ग्लास में फायर करते हो तो पूरा ग्लास नहीं टूटता, उसमें से एक होल बन के बुलेट निकल जाती है. पास से मारोगे तो शायद ग्लास टूट जाएगा, बट अगर दूर से मारोगे ना तो ग्लास क्या होगा, सिर्फ एक उसमें एक होल बनेगा फॉर बुलेट, बाकी हाँ क्रैक आएगा, क्रैक आ जाएगा, बट पूरा बिखर के नीचे नहीं गिरेगा. इसका कारण अगेन, बुलेट जितने पार्ट से कांटेक्ट में थी उसको तोड़ के निकल गई, डिटैच कर दी, बाकी आपका पार्ट वहीं का वहीं रेस्ट पे. ओके, तो ये 2-3 एग्जांपल ना मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग इसको लिख लेना. समझ में तो आ गए ना एग्जांपल्स, बुलेट वाला, ट्री वाला, ठीक है, और स्ट्राइकर वाला. ये तीनों मैं ग्रुप में डाल दूंगा. स्ट्राइकर वो कॉइन वाला, कैरम वाला, हाँ ये कैरम, ये मैं डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग उसको लिख लेना. ठीक है, और फिर अपन इसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एग्जांपल देख लिए आज अपन, मोशन का भी एग्जांपल देख लिए, डायरेक्शन का भी एग्जांपल देख लिए, उसको लिखना, उसके एग्जांपल्स लिखने बच्चे. ठीक है, वो बस से उतरने वाला किसका एग्जांपल होगा, चलती बस से उतरने वाला,
वो तो हुआ होगा ना इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि आपकी बॉडी का अभी भी टेंडेंसी मोशन में था, आपका पैर तुरंत रेस्ट पे आ गया, बट अपर बॉडी इज स्टिल इन मोशन, इसलिए आप मुंह केवल गिरते हैं। वो मोशन नहीं हो गया ना, आपकी गाड़ी चल रही थी, आपने ब्रेक मारा तो थोड़ा मोशन रहेगा, अभी दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज यही एंड करते हैं। 2-3 एग्जांपल दे दूंगा, उसको याद से लिख के आना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, फिर अपन आगे मोशन और डायरेक्शन को भी लिख लेंगे। ठीक है।